हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ इज़ द जोश टुडे? हाउ यू डूइंग? कैसे चल रहा है आपका सब कुछ? आपकी स्टडीज़, आपकी लर्निंग, सब कुछ? आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ ग्रो कर पा रहे हैं? आई एम योर फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम का जो फेज़ 2 है वो भी अपने लास्ट फेज में आ चुका है। अब हमने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपकी लर्निंग की है और आपकी स्टडीज़ की है उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे इंटेंस टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और बहुत से टूल्स और टेक्निक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। हमने देखा उनको कैसे यूज करना है। हमने इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की और आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। आई होप कि आपने उससे कुछ सीखा होगा, उसके साथ ग्रो किया होगा और अपनी लाइफ में, अपने स्टडी सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। हमने पहले डिस्कस किए थे आपके मोस्ट पावरफुल वेपन्स, आपके बेस्ट टूल्स की। वो थे आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। फिर हमने उसके गन पाउडर की बात की थी जिसके ऊपर आपके वेपन्स काम करेंगे। वो थी आपकी वोकेबलरी। उसके बाद हमने मूव ऑन किया था आपके अनदर जर्नी के बारे में, आपकी लर्निंग प्रोसेस के बारे में, आपकी स्टडिंग प्रोसेस के बारे में। उस जर्नी में हमने डिस्कस किए थे आपसे 2 टेक्निक्स, एक 2 मेथड्स जिनके थ्रू आप उनको समझेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अप्रोच थी जो, या फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच थी और दूसरी थी आपकी डे वाइज। फिर अब हम बात करने वाले हैं आपके ब्रह्मास्त्र की, ऐसा वेपन जो इन सब वेपन्स में आपको सपोर्ट करेगा और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेगा। सो लर्नर्स, आज का सेशन डिवोटेड है आपके ब्रह्मास्त्र पर, आपकी नोट मेकिंग पर, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आपने अभी तक जितना सब कुछ सीखा उसको आप कैसे अपने साथ संजो पा रहे हैं, कैसे आप उसको समराइज़ कर रहे हैं और अब आप उसको यूज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप एक बार इसको यूज करेंगे और उसके बाद एक बार जब आपके नोट्स बन जाएंगे उसके बाद आप हमेशा इसको रिवीजन में यूज करते रहेंगे और आपके 2-3 बार के रिवीजन में ही ये हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स। आपकी नोट मेकिंग स्किल कैसी है, तो आपको इस पर धीरे धीरे काम करना है। ये एक दिन में नहीं आती है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपकी नोट मेकिंग आपके अभी से लेके आपके ग्रेजुएशंस और इवन आफ्टर दैट किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे या फिर अपने लाइफ में कभी भी कुछ वही कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, हमेशा आपकी नोट मेकिंग स्किल आपकी हेल्प करेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस बारे में है वो है कि आपकी नोट मेकिंग प्रोसेस हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है और आप किस तरह से उसको सीख रहे हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी हमेशा इसके साथ, इनोवेशन के साथ हमेशा लगाते रहिए। आपकी क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी नोट मेकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। आपको बस ध्यान रखना है ये आपके बारे में है और आप अपने हिसाब से अपने नोट्स हमेशा बनाइए। किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी टॉपिक के हों, उसके नोट्स आपके पास होने ज़रूरी है। ऑल राइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि आप अपने नोट्स अच्छे कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको सिंपल रख सकते हैं और कैसे उनको इफ़ेक्टिव रख सकते हैं आपके स्टडीज़ में, आपके लर्निंग में और थ्रू आउट योर लाइफ। आपकी नोट मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम उसके एक टूल की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में कुछ बात की थी, लेकिन आपके नोट मेकिंग में इसको डिस्कस करना और मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो वो टूल है आपका एक्रोनिम या फिर निमोनिक सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपकी पूरी जो लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट के लिए यूज होता है मोस्टली, या फिर एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़कर एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें और आप उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लें या फिर एक छोटा सा सिस्टम बना लें जिसके साथ आप उसको याद रख पाएँ, एक स्मॉल वर्ड या फिर एक स्मॉल सेंटेंस, और उसके लेटर से आप याद कर पाएंगे कि इसके पीछे की बैक स्टोरी जो आपको एक्चुअली में याद करनी है वो क्या है। क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते तो उसको थोड़ा छोटा करके उसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि जैसे आपका विब्जियोर, ये जो वर्ड है इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपको याद हो जाते हैं आपके रेनबो के कलर्स, और वो भी किस में, एकदम पर्टिकुलर सीक्वेंस में, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑल राइट, तो अब आपके जैसे ये याद हो गया है, उसी तरह से आप अपने एक्रोनिम भी बना सकते हैं। सपोज करिए आपको याद करना है आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम, वो भी सीक्वेंस में। बचपन में बड़ी मुश्किल होती है उनको याद करने में,
लेकिन किस सीक्वेंस में है ये एक और बड़ा टास्क हो जाता है। सो मे बी अभी आपके याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो अप्लाई करिएगा इस मेथड को। इसके अंदर हम एक एक्रोनिम बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। अब उस सेंटेंस को, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए आपके लिए, हम एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करेंगे। उस सेंटेंस को याद रखेंगे और पीछे के हमारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि अब हम उसके साथ डिनोट कर पाएंगे। तो सेंटेंस क्या बन सकता है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। सेंटेंस क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो अब जितने भी वर्ड हैं अब उनको तोड़ते हैं। पहला हमने बोला माई, मतलब एम, एम से आपका मरकरी। फिर उसके बाद वेरी, वेरी मतलब वी, वी मतलब वीनस। उसके बाद अगला वर्ड क्या था? एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब ई, ई मतलब अर्थ। 3 हो गए। अगला क्या था? मदर, मदर मतलब एम, एम मतलब मार्स। ऑल राइट, 4 हो गए हैं अभी तक। नेक्स्ट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट, जस्ट मतलब जे, जे मतलब जुपिटर। जस्ट सर्व्ड, सर्व्ड मतलब एस लेटर, एस मतलब सैटर्न। सैटर्न तक याद हो गए हैं अब आपके। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस, अस मतलब यू, यू मतलब यूरेनस। और उसके बाद लास्ट में आपका नूडल्स, नूडल्स मतलब एन, एन मतलब नेपच्यून। तो आपके अब सारे याद हो गए हैं। एक बार आपने ये सेंटेंस को याद कर लिया और उसके बाद आपके ये याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं आपको इंडिविजुअली उनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे हमने ट्रंक मेथड में यूज किए थे ना, ट्री वाले मेथड में, तो उसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने उसके ट्रंक पार्ट को याद किया, मतलब उसके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब उसके निमोनिक्स, वर्ड वर्ड को याद कर लिया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपके नॉर्थ के स्टेट्स के, तो हमने सबसे पहले सिंपली स्टेट्स के नाम याद किए थे, उनकी लोकेशन किस जगह है, कैसे कनेक्टेड है वो नहीं, सिंपल नाम। इसी तरह हमको यहाँ पर करना है, नाम याद कर लेंगे पहले, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सैटर्न, सब कुछ नेपच्यून। ओके, तो इस तरह से आप रैंडमली आपने याद कर लिया। अब आपको क्या करना है? ये सेंटेंस याद करना है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ओके, बस इनके जो फर्स्ट लेटर है, अब उस लेटर से आपको कनेक्ट करके एक आपको प्लैनेट याद रखना है। इट इज़ दैट सिंपल। क्योंकि आपके वो जो स्ट्रक्चर था ट्री का, आपका ट्रंक वाला पार्ट, आपके फंडामेंटल तो बन ही गया था जब आपने इनको इंडिविजुअली याद किया था। बस इनको सीक्वेंस में कैसे रखना है वो आपका हो जाएगा इस सेंटेंस से। आपको बस उससे कनेक्ट करना है फर्स्ट लेटर से। ऑल राइट, तो इस तरह से आप अपनी निमोनिक सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ में कोई भी लिस्ट करनी है, बस अपने हिसाब से जो आपको याद रहे एक सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस को याद कर लीजिए। ये आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, वन वे और अनदर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये जितना अतरंगी सा होगा आपको उतना इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। तो आपको बस ध्यान रखना कोई ऐसा सेंटेंस जो लिटिल इंटरेस्टिंग हो आपके लिए और आपको मीनिंगफुल लगता हो। बस अब आप उसको यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक लिस्ट को याद रखने में। तो इस तरह से आप अपना एक्रोनिम या फिर अपना निमोनिक सिस्टम यूज कर सकते हैं अपनी नोट मेकिंग की प्रोसेस में भी। आपको बस इतना करना होता है कि आपको एक स्टोरी तैयार करनी है। अब उस स्टोरी में आपको कनेक्ट करने होते हैं आपके पॉइंट्स। तो इसी तरह से आपका माइंड भी काम करता है। आपको बस वो पॉइंट्स, वो पिलर, वो फैक्ट याद रखने हैं। इसके केस में थे जैसे आपके प्लैनेट्स के नाम। अब आपकी स्टोरी क्या हो गई, जो कि क्योंकि प्लैनेट्स के नाम में कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन आपने एक सेंटेंस बना लिया, वो एक स्टोरी है। आपकी एक स्टोरी लाइन है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है आपके लिए। तो उस तरह से आपका ब्रेन उस स्टोरी को याद रखेगा और आप इनके नाम्स को कनेक्ट कर पाएंगे। सो अब डिस्कस करते हैं आपकी नोट मेकिंग प्रोसेस। नोट मेकिंग में मतलब कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपके नोट्स का क्या मतलब होता है? नोट्स का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके आपको नोट्स बनाने हैं, वो टॉपिक आपने कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक जगह शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लिया है, उसको थोरोली आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपने उसको पूरा लिखा भी नहीं है। जितना उसका पूरा डेटा था वो पूरा डेटा यूज ना करके बस कंसोलिडेटेड फॉर्म में एग्जैक्ट डेटा यूज किया है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है और ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। आपके हिसाब से, पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से वो अंडरस्टैंडेबल है। आपको एग्जैक्टली क्लियर हो
और वो क्रिस्प हों, मतलब छोटे हों। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग, क्रिस्प एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब आपने उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिखा हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को या चैप्टर को, उसको आप जब कंसाइज कर देते हैं तो वो होते हैं आपके नोट्स। तो ये प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करनी है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने का मतलब है कि अब आप उसको सिर्फ उन नोट्स से पढ़ेंगे और उसके पीछे की जितनी स्टोरी है आपके माइंड में वो कनेक्ट हो जाएगी। आपके माइंड का ये काम नहीं है कि सारी की सारी स्टोरीज़ को अपने अंदर याद करके रखना, उसको स्टोर करके रखना। उसका काम है बस उन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में रखना। बाद में आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो एक स्टोरी अपने आप बना देगी उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके। इसी तरह आपका माइंड काम करता है। आपको सब कुछ याद नहीं करना, बस आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सपोज करिए कि आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तब आपको 4-5 उसके पॉइंट्स, अभी आपको मैं बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस याद करिए क्या था, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आएंगे कि अच्छा सनलाइट थी, क्लोरोफिल था, वाटर था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आए, दैट मीन ये आपके मेमोरी में स्टोर हैं। ये डेटा है जो आपका स्टोर था पिक्चर की फॉर्म में, जो डॉट्स थे। अब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इनको कनेक्ट करेगा ऑन द स्पॉट, इसी पर्टिकुलर टाइम पे। इसीलिए जब आप हमेशा, सपोज करिए अभी मैं आपको बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करिए, फिर 2 दिन बाद बोलो फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करिए, या पहले आपने कभी एक्सप्लेन किया होगा, आपको डेटा इन्फॉर्मेशन हर बार एक ही है, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट सेम लाइन्स यूज करते हैं हर बार उसको एक्सप्लेन करने में? नहीं। आप किसी भी स्टोरी को किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, मान लीजिए मूवी की स्टोरी किसी को बता रहे हैं, तो आप एक ही तरह की लाइन हमेशा यूज नहीं करते। आप वो पॉइंट्स उसके अंदर रखते हैं, कीवर्ड्स रखते हैं, और उस तरह की हर बार कोई नए वर्ड्स के साथ, नई सेंटेंस के साथ आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको भले ही ऐसा लगे कि मैंने सेम चीज़ बताई है, मीन सेम कंटेंट दिया है, लेकिन आपकी लाइंस सेम नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में लाइंस स्टोर नहीं होती, आपके ब्रेन में स्टोर होती हैं कीवर्ड्स, वो पिक्चर। उस पिक्चर को कनेक्ट करने का काम ऑन द स्पॉट आपकी इंटेलिजेंस करती है। ऑलराइट, तो आपको उसी तरह से डेटा स्टोर करने की कोशिश करनी है। आपको बस ध्यान रखना है कि आप जब अपने नोट्स बनाएं, आप बस उन पॉइंट्स को लिखें, आपका ब्रेन वो काम बैक एंड पे करेगा। ट्रस्ट दैट ब्रेन, ट्रस्ट दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन योर ब्रेन। आपको बस ध्यान रखना है कि आप इस तरह से नोट मेकिंग बनाएं। जब आप इसके साथ क्लियर हो जाएंगे तो आपकी नोट मेकिंग में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट नोट मेकिंग के अंदर सब कुछ भर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपकी नोट मेकिंग की प्रोसेस अब आपको समझ आ रही होगी कि आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में रखना होता है, उसको क्रिस्प और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। आपकी स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट की वो सारी आपकी फॉर्म हो जाएगी बाद में, क्योंकि एक बार आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली है, उसी के बाद आप नोट्स बनाते हैं। तो अभी आगे और डिस्कस करते हैं आपकी नोट मेकिंग के बारे में। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि नोट मेकिंग क्या नहीं है। इससे पहले हम बाकी चीज़ें डिस्कस करें नोट मेकिंग की, आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि आपको क्या नहीं करना है, कहाँ कहाँ पहले मिस्टेक आती है। तो आपको ये समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स में कि आपकी नोट मेकिंग क्या नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज कि नोट मेकिंग आपकी कॉपी पेस्ट नहीं है। मीन्स आपकी बुक में लिखा है, अब आपने वहाँ से अपनी कॉपी में उतार लिया तो मेरे नोट्स बन गए, ऐसा नहीं। नोट मेकिंग कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर आपकी बुक से कॉपी में उतारना नोट्स है तो वाई आपको इतनी मेहनत क्यों करनी है? आपके बुक्स में है तो आपने उसको परचेज किया है, इतने पैसे लगाए, उसके बाद वापस से फिर अपना टाइम भी लगाएंगे इसमें वापस से लिखने में, व्हाट्स द पॉइंट? तो नोट मेकिंग आपकी कॉपी पेस्ट नहीं है। नंबर 2 बात कि नोट मेकिंग आपका सब कुछ लिखना नहीं है। कि आपकी किसी टॉपिक में फोटोसिंथेसिस ही ले लेते हैं कि उसके अंदर जब आपने फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, 2 पेज भरे होंगे उसके बुक के अंदर। आपको अपने नोट्स में 2 पेज थोड़े ना भरने होते हैं, मुश्किल से 4 से 5 लाइन में इसको लिख लेंगे आप। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैराग्राफ, 10-15 लाइन, बस आप इतने में कंसाइज कर लेते हैं। और क्योंकि अब आप इसके लिए एकदम फ्लेक्सिबल और बिल्कुल अच्छे से समझ गए, फ्लुएंट हो गए हैं, तो अब सिर्फ 2 से 3 लाइन के अंदर भी इसको समराइज़ कर सकते हैं आप। जितनी आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी किसी टॉपिक की, उतने कम शब्दों में, उतनी सिंपल तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। इसलिए हम राइटिंग पर भी इतना फोकस कर रहे हैं शुरू से अब तक। सो नोट मेकिंग क्या नहीं है?
सब कुछ लिखना नोट मेकिंग नहीं है। द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि नोट मेकिंग क्या नहीं है, ये आपका होमवर्क नहीं है। मीन्स कि क्लास में बोला कि ये चैप्टर हो गया, अब इसको कॉपी में कर लीजिए, या फिर आपके क्वेश्चंस लिखे उनके आंसर्स लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आंसर्स लिखना नोट मेकिंग नहीं होती। ठीक है, मे बी अभी तक आपने अपनी क्लास में आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए होंगे। अगर आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे तो समझिए कि आप उसको इस तरह से बनाते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो अब सीख लीजिए कि आपको नोट्स कैसे बनाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी आप के स्टूडेंट्स जो कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनकी प्रोसेस में नोट मेकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप इतना बड़ा सिलेबस नहीं याद कर सकते, एक बार समझ नहीं सकते। आप एक ही बार में पूरा माउंटेन नहीं देख सकते ना, तो उसकी छोटी पिक्चर आपके बनानी है, कंसोलिडेट करना है उसको। मीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है याद रखना, सिर्फ वो लिखनी है, कंसोलिडेट करना है, वो है नोट मेकिंग, ये नहीं। ऑलराइट। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि नोट मेकिंग आपकी प्रैक्टिस नोटबुक नहीं है। मतलब कि सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे आता है कि नहीं आता है, या फिर आप मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप बस लिख रहे हैं उसको क्वेश्चन देखकर ऐसे समझकर, तो वो नोट मेकिंग नहीं है। प्रैक्टिस करना एक डिफरेंट सिस्टम है आपके रिवीजन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वो नोट मेकिंग का हिस्सा नहीं है। आप उसके साथ इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो नोट मेकिंग आपकी प्रैक्टिस नोटबुक नहीं है। एंड द फिफ्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर सब बच्चे मोस्टली अक्सर गलती करते हैं, वो है कि नोट्स आपके सेम नहीं होते। आपके फ्रेंड के और आपके नोट्स सेम नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति के नोट्स सेम नहीं हो सकते किसी दूसरे के साथ। कई बार कुछ स्टूडेंट मार्केट से नोट्स परचेज करते हैं, दैट इज़ टोटली स्टूपिडिटी। क्योंकि नोट्स नहीं हो सकते आपके इक्वल सेम सेंस में। आपकी बुक्स का कंटेंट सेम हो सकता है, नोट्स कैसे हो सकते हैं? नोट्स का मतलब है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपके फ्रेंड ने भी वही टॉपिक पढ़ा, या फिर आप दोनों ने कोई मूवी देखी, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आप सेम तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, क्या आपको एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी जैसे आपके फ्रेंड को आई थी? या फिर उसके जो कीवर्ड से कनेक्ट करके आपने लिखा, क्या वो भी ऐसे ही कनेक्ट करेगा? या फिर आपके ब्रेन के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है और कुछ ऐसे हैं जो अभी आपके लिए न्यू है। क्या सेम चीज़ आपके फ्रेंड के साथ है या किसी दूसरे पर्सन के साथ है? ऐसा कभी नहीं होता कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो सकती है। अगर एक जैसी हो नहीं सकती तो आपके नोट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नोट्स में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखते हैं। आपने क्या समझा, आपको कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट लगी। हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका वाटर का अवेलेबल होना, वो कैसे आया ज़मीन से, आपके लिए बड़ी ऑब्वियस सी बात हो, तो आपको वो पूरी लाइन लिखनी ही नहीं है कि पानी यहाँ से आएगा ऐसे आएगा। आपको लिखना है कि सिर्फ पानी होता है, आपको पता है कि वाटर आता कैसे है। ऑलराइट, कि उसमें स्टोमेटा होता है आपके लीव्स में, आपको पता है, लेकिन आपके फ्रेंड को नहीं पता था, तो वो अपने नोट्स में लिखेगा स्टोमेटा की पूरी प्रोसेस। आपको तो पता है ना ऑलरेडी, तो आप क्यों लिखेंगे उसको? नोट्स मेकिंग में, नोट्स के अंदर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखते जो आपके लिए ऑब्वियस हो, जो आपको एग्जैक्टली ऑलरेडी पता हो। तो आपके फ्रेंड के हिसाब से आपके नोट्स नहीं हो सकते। वो स्टूडेंट हमेशा अपने लिए ब्लंडर क्रिएट करते हैं जो कहीं से भी नोट कॉपी करते हैं, क्योंकि ये बस एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम रह जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग का क्या होगा? आपको ये समझना है कि नोट मेकिंग कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। एक जैसे नोट्स नहीं क्रिएट हो सकते। मार्केट में अवेलेबल हैं, सब लेते हैं कि टॉपर्स के नोट हैं, इसके नोट्स हैं, उसके नोट्स हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। एंड रिज़ल्ट आपका यही है कि आपने जो अपने हाथ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो नोट्स बनाए हैं, बस वही आपका रिप्रेजेंटेशन है, वही आपका ग्रोथ चार्ट है, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उससे अलग चाहे कितना भी डेटा है, अगर इतना ही होना था तो आपकी बुक्स तो है ना, उसके अंदर तो सब कुछ है, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत कहाँ थी? हमने नोट्स इसलिए बनाए ना ताकि आपके पास कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो चीज़ें, शॉर्ट फॉर्म में हो, क्रिस्प फॉर्म में हो।
क्रिस्प फॉर्म में तब होगी जब आपको ये पता होगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। नोट्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं लिखना है। सब कुछ उसके अंदर नहीं लिखा जाता। ऑल राइट, आई होप कि ये 4-5 चीज़ें जो हमने डिस्कस की ये आपको समझ आ गई होंगी कि नोट मेकिंग क्या नहीं है। नोट बनाने से पहले इनको सबसे पहले अपने दिमाग में उतार ले। आप इनको समझ ले कि ये ध्यान रख के आगे नोट्स बनाने हैं। ओके, तो अब हम मूव ऑन कर सकते हैं इस बारे में कि नोट्स क्यों बनाने। आखिर नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है? आपके बुक में तो है ना, तो व्हाई मेक नोट्स। तो फर्स्ट रीज़न आपके नोट मेकिंग का है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी एक टॉपिक के बारे में वो एक जगह एक ही प्लेस पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो। मीन्स कि अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं या लाइट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मल्टीपल तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपकी बुक में लिखी है, आपको कहीं और से पता लगी, या दूसरी बुक में लिखी है, आपके टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, या आपको इंटरनेट से कोई पॉइंट मिला, या फिर आपकी बुक में जितनी भी जगह फैली इन्फॉर्मेशन थी 10 पेज में थी, आप 10 पेज में नहीं लिखेंगे ना, उसको एक पेज में लिख लेंगे। तो सारा डेटा एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में हो, क्रिस्प फॉर्म में हो, इसलिए बनाए जाते हैं नोट्स। ऑल राइट, नंबर 2 पॉइंट, क्या रीज़न है आपके नोट्स बनाने का? कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी कनेक्टेड फॉर्म में हो, आप सारी चीज़ को एक साथ एक जगह कनेक्ट कर पाएँ और एक बड़ी पिक्चर क्रिएट कर पाएँ। आपके नोट्स आपकी कंप्लीट पिक्चर एक बार में आपको दिखा देगा, जिसमें आपके कई लेक्चर्स लगे थे या 10-15 कितने सारे पेज लगे थे। उन सारी चीज़ को एक ही जगह पर एक ही पिक्चर में आपको क्लियर कर देगा कि आपके नोट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस टॉपिक का एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आपकी एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करते हैं, कंप्लीट पिक्चर क्रिएट करते हैं आपके नोट्स। थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न कि आपके नोट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपकी क्रिस्प और क्लियर अंडरस्टैंडिंग को विद मिनिमम वर्ड्स। मिनिमम शब्दों में आप पूरी इन्फॉर्मेशन को क्रिस्प और क्लियर फॉर्म में रखते हैं अपने सामने, एकदम नीट एंड क्लीन। सो ये आपको अंडरस्टैंड देगा आपको मिनिमम वर्ड्स के साथ। आपको ज़्यादा डेटा नहीं यूज करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम यूज नहीं करना पड़ेगा किसी भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक को समझने में। फोर्थ इम्पोर्टेंट रीज़न इज कि आप अपने रिवीजन के टाइम पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी बचा सकें। जब आपके पास नोट्स क्लियर होंगे तब आपको वो 10 पेज नहीं पढ़ने, बस नोट्स का एक पेज पढ़ना है। तो ये आपके टाइम भी बचाएगा, एनर्जी बचाएगा और आपको क्वालिटी कंटेंट देगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अब बाकी चीज़ तो आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड कर ही लेगा। फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये आपकी पर्सनल, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाएगा किसी भी टॉपिक के बारे में। जब आप अपने नोट्स बना लेंगे तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कि आपने इससे क्या समझा। हमने अब तक जर्नल राइटिंग जितनी भी की है, हर सेशन में आपको बोला है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मीन्स आपने जो भी सीखा उसको अपने शब्दों में लिखिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने सीखा क्या है, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में, अब आप क्या जानते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो पर्सनली आपके साथ डिज़ाइन क्यूरेटेड हो आपके लिए, सो आपको वो पता हो। इसीलिए आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, इस सेशंस के भी और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके भी। ये आपको क्रिस्प फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके नोट्स होंगे एकदम आपके लिए। 6 इम्पोर्टेंट रीजन इज कि आपके नोट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपकी नीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रिव्यू इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा आपने लिखा है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, वो ईजी टू रिव्यू हैं, आसानी से आप उनको देख पाते हैं, और नीटली ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, एकदम एक पैटर्न में है, कुछ भी इधर उधर बिखरा नहीं होता आपके नोट्स में। सो आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ईजी टू रिव्यू होते हैं आपके लिए। 7th इम्पोर्टेंट रीज़न इज कि आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, की आइडियाज़ होते हैं, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको सेलेक्ट किया जा सके। आप उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंड करते हैं और उसके बाद अपने नोट्स में लिखते हैं। तो आपके नोट्स में वो एकदम से आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो की आइडियाज़ और जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपके सामने होते हैं एक जगह। तो ये एक रीज़न है आपके नोट्स बनाने का, जो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा, आपके कीवर्ड्स आपके सामने होंगे। 8th इम्पोर्टेंट रीज़न टू मेक नोट्स इज कि आपके जो टाइम है उसको बचाएगा, आपके एफर्ट्स को बचाएगा। आप बस
वो लिखेंगे जो आपको ज़रूरी है लिखना, न कि वो जो इसकी आपकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। हमने बात की थी कि आप बस बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्वियस होंगी ना, ये आपको पता ही है कि स्टोमेटा होता है, आपको पता ही है कि पानी वाटर आपके प्लांट तक कैसे जाता है, तो वो चीज़ आप उसके अंदर नहीं लिखेंगे। जिस दूसरे व्यक्ति को, आपके फ्रेंड को, जिसको ये नहीं पता, उसको अपने नोट्स में लिखने चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये ऑब्वियस नहीं है। तो जो भी आपके सामने ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन है उसको हटा देगा, आपको बार बार उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको नहीं पता था, आपको याद रखनी है। तो ये आपके एफर्ट्स बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा। 9th इम्पॉर्टेंट रीजन टू मेक नोट्स इज कि आपके रिवीजन और रिव्यू में आपको हेल्प करेगा बिफोर योर एग्ज़ाम। आप बहुत कम टाइम में, बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत कम पेज के साथ आप पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपके क्वालिटी ऑफ नोट्स। एंड द 10th इम्पॉर्टेंट रीजन टू मेक नोट्स इज कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी बुक्स में जितना भी डेटा होता है, जो आप किसी भी टॉपिक में पढ़ते हैं, उसका सिर्फ 20 से 30% ही होते हैं आपके नोट्स। मीन्स अगर आपके 10 पेज के कोई डेटा इन्फॉर्मेशन या टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो उसके मुश्किल से 2 या 3 पेज के अंदर आप वो पूरे नोट्स बना लेंगे, उसके हर चीज़ उसके अंदर कवर कर लेंगे। आपके नोट्स जितने क्रिस्प होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी उनकी। जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, आपको कम से कम लिखना पड़ेगा अपने नोट्स में। ये बस आपके माइंड को इग्नाइट करने के लिए होते हैं आपके नोट्स, कि आपके ब्रेन को एकदम पता लग जाए कि अच्छा ये वाला पॉइंट था, इससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपके माइंड का बल्ब जल जाए। अब आपके अंदर बत्ती जल जाएगी और आपको पता लग जाएगा, ओके इस टॉपिक का मतलब ये था। फोटोसिंथेसिस बोलती है, आपके दिमाग में एकदम जल जाना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या था। आपने कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपके माइंड को पता है। कैसे? क्योंकि अब आपने उसको अच्छे से समझ लिया था। इसलिए आपको सिर्फ वो पॉइंट लिखना है। हर बार जब भी मैं आपसे बोलूँ फोटोसिंथेसिस, तो मुझे हर बार पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको वो क्लियर है। इसी तरह आपको अपने नोट्स में भी क्रिस्प रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी। इसीलिए वो 20 से 30% होता है मैक्सिमम आपके पूरे के पूरे डेटा का, आपकी बुक्स का। ऑलराइट, तो ये सब रीज़न थे कि आपको नोट्स क्यों बनाने चाहिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं, आप सोचिए, उनको समझिए, ढूंढिएगा उनको। नहीं तो बस सीधा अपनी नोट मेकिंग पर चलते हैं। आप समझिए उनको, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नोट मेकिंग आपका ब्रह्मास्त्र है। इसी के सहारे आप सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे, मार्क्स अच्छे लेके आएंगे। सो लर्नर्स, अब हम मूव ऑन कर सकते हैं कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस को डिस्कस करते हुए अब हम पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी 3 अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। आपकी कोई 3 स्टेजेस हो सकती है आपके नोट्स बनाने की। सपोज करिए कि अगर आप स्कूल्स में पढ़ते हैं या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो 3 पार्ट क्या होंगे। एक होगा प्री, मीन्स आपको कोई टीचर या कोई और व्यक्ति या इंटरनेट से जहाँ से भी आप पढ़ते होंगे कोई भी चीज़, उस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले के टाइम पे। दूसरा होगा जब आपको क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, उस टाइम पे आपको किस तरह से नोट बनाने हैं। और थर्ड इज़ आफ्टर, जब आपको आपके क्लास में समझा दिया आपके टीचर ने या आपने इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी टॉपिक समझ लिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है, अब आपको फाइनली नोट्स कैसे बनाने हैं। तो 3 स्टेजेस हो सकती हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो पहले डिस्कस करते हैं आपकी प्री। आपकी नोट मेकिंग में जो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका सिलेबस का आपको पता होना कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में बात की थी ना आपके ओवरव्यू की। ऑलराइट, कि आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में आप बात करने वाले हैं। सपोज करिए आपका लाइट का चैप्टर था, तो लाइट के चैप्टर में आपको सारे पॉइंट्स, किस चैप्टर में ये पॉइंट्स आने वाले हैं। या फिर आपका साइंस का सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस के कितने चैप्टर हैं, आपको उन चैप्टर्स के नाम, उनके सब टॉपिक, हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स एक बार आपको देख लेने चाहिए। किसी भी सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में आपको कुछ करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको अपना सिलेबस देख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक ओवरव्यू ऑलरेडी तैयार कर देगा, एक इमेज तैयार कर देगा, आपके ग्रोथ बना का चार्ट बना देगा कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है, किस किस तरह से आपको इसको मूव ऑन करना है, लेके चलना है इस सब्जेक्ट को या किसी भी चैप्टर को।
अगर आपको ये पता है कि ये 4-5 पॉइंट हैं इस चैप्टर में, तो आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको पता लगेगा कितना हो गया, कितना रह गया है। और तीसरा ये कि जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आप उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हुए चलेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको नोट मेकिंग हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो, पहली बात आपको उसका सिलेबस या उसके टॉपिक्स, उसका इंडेक्स आपको क्लियर हो। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो शुरुआत में गिवन होती है एक चैप्टर की, वो पढ़ लीजिए कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं। लेट्स से आपका लाइट का था, लाइट में कौन कौन से टॉपिक है कि लाइट क्या है, फिर लाइट में आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, मिरर था, उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट था, फिर रेनबो वाला सिस्टम था, फिर कुछ और क्वेश्चन थे कि स्काई ब्लू क्या होता है। इस टाइप की आप कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो कि इसी चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग इज कि सपोज करिए अब आपको कोई चैप्टर करना है, तो फर्स्ट थिंग इन योर प्री सिस्टम मीन्स अभी आपको टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, आपको पहले वो पढ़ के जाना है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि अब आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। आपके जो भी नोट मेकिंग का हिस्सा होगा, आपको आज ये चैप्टर स्टार्ट होना है, तो टीचर के पढ़ाने से पहले 4-5 क्वेश्चन उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में फॉर्म कर लीजिए कि अच्छा ये वाला है तो लाइट क्या होती है, मिरर क्या होती है, लाइट ऐसे क्यों चलती है, लाइट कैसे काम करती है, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप पहले फॉर्म कर लीजिए, पढ़िए पहले क्वेश्चंस को। आपके पास 5-6 कुछ क्वेश्चन होने चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। ऑलराइट, तो ये काम है आपका प्री, कि आपको पढ़ने से पहले को आपकी नोट मेकिंग का हिस्सा होंगे क्या, आपका सिलेबस, आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हों, उनको लिखना है, प्लस आपके कुछ क्वेश्चंस उनको भी नोट डाउन करना है। फिर आपको देखना है कि क्वेश्चंस आपके आंसर हुए कि नहीं। नोट मेकिंग की स्टार्टिंग की जर्नी आपको इसी तरह से स्टार्ट करनी है आपके प्री मोड में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं आपके रनिंग नोट्स के बारे में, मीन्स ड्यूरिंग द क्लास आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। जब आपको कोई टीचर लेट से पढ़ा रहा है आपकी क्लास में, तो वो पढ़ाते वक्त ऑब्वियसली आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप सब कुछ देख पाएँ, लिख पाएँ, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है, आपको उस वक्त उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आपको टीचर आपको कुछ समझा रहा हो, तो पेन पेपर अपनी कॉपी अपने सामने रखिए। आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आपका ब्रेन में जैसे आपको कीवर्ड रखने होते हैं, आपके नोट्स में भी आपको वैसे ही रखना है। कुछ कीवर्ड्स जो भी है वो टीचर आपको बताएंगे, आपको उन कीवर्ड्स को लिख लेना है पहले ही। कि अब टीचर कुछ सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपको लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो आपके सामने है कि कोई रिफ्रैक्शन वर्ड होता है, रिफ्लेक्शन कोई वर्ड होता है। या फिर आपको प्लांट्स पढ़ा रहे थे, तो उसके अंदर बताया कोई जाइलम कोई वर्ड होता है, फ्लोएम कोई वर्ड होता है, या फिर और भी कोई चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा रहे थे तो उसमें मैग्नेट क्या होता है। ये कीवर्ड्स आपको लिख लेने। उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है तो उसको लिख लिया, रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम होता है तब उसको लिख लिया। ये पॉइंट्स लिखते रहिए, और उन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ आपको ऑन द स्पॉट जो 1-2 शब्दों में आप लिख सकते हैं वो लिखिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट। वो आपके कितने आपको मेन कॉपी में रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट जब भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो उस वक्त आप वो लिख लीजिए, जितने भी पॉइंट्स आपके समझ में आते हैं। आपको फोकस अपने पॉइंट्स पे नहीं रखना है, आपको फोकस रखना है जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन उसके पढ़ाते हुए बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स जो वो बोलेंगे, आपको उनको नोट डाउन करते रहना है, आगे देखते रहिए, नीचे लिखते रहिए। इतना समय तो आपको मिल ही जाता है आराम से कि आप कुछ लिख पाएँ। इतने फास्ट नहीं पढ़ाते कोई भी टीचर। ऑलराइट, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उस तरह से आप लिखें कोई भी कीवर्ड्स, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपकी अपनी स्टडीज़ के हों, आपकी क्लास में बता रहे जा रहे हों। सेकंड थिंग जो आपको रनिंग नोट में रखनी है कि मान लो आपको टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को हाथ के हाथ लिख लीजिए। जब टीचर रुके तो उनसे पूछें उस क्वेश्चन के बारे में। ऑलराइट, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको ऑन द स्पॉट लिखते रहिए। अच्छा ये वाली ऐसी बात क्यों थी, ऐसा क्यों नहीं किया, उन पॉइंट्स को लिखिए। इसको ऐसे ही क्यों एक्सप्लेन किया, ये वाला पॉइंट इससे कैसे कनेक्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को लिखिए। शॉर्ट में लिखिए लेकिन क्वेश्चन लिखिए। तो ड्यूरिंग योर रनिंग नोट्स आपको एक तो कीवर्ड्स, की कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, और आपको लिखने हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, तीसरी थिंग कि आपको नोट्स बनाते वक्त ड्यूरिंग योर क्लास रनिंग नोट्स में आपको एक तरह से क्वेश्चन मेथड यूज करना है। लेट्स से कि आपको एक्सप्लेन करना था कुछ पॉइंट या आपको समझना था, तो इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए। एक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में एक्चुअली, कि फोटोसिंथेसिस के आगे क्वेश्चन मार्क, कि ये क्या था।
ठीक है। तो अच्छा स्टोमेटर क्या था, तो पूरा लिखने का स्टोमेटर आगे क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। या फिर हाउ, वाई। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है, होपफुली आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन टैग लगा के वो बात करते हैं कि हाउ लिखेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या था, कोई पूरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे, उसके लास्ट में लिख देंगे हाउ या वाई। आपको सोचने के लिए बोला जाता है उस वक्त। तो वही काम आपको अपने नोट्स में भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है। अब जैसे ही क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो उसके आंसर आप ढूंढेंगे। या फिर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा हुआ है, लास्ट में आपको नोट्स बनाने हैं, तो बस किस बारे में था कि यार मुझे एक्सप्लेन करके लिखना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, मैंने समझ लिया है, बस आपको लिखना है फोटोसिंथेसिस आगे क्वेश्चन मार्क। या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर ये प्रोसेस कैसे हुई, तो हाउ, हाउ करके क्वेश्चन मार्क। कोई भी प्रोसेस या कोई भी इवेंट कैसे हुआ, कोई भी फिनोमिनन कैसे हुआ। तो कोशिश करिए आपके जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, एक तो उनको लिख लीजिए, प्लस आपके जो भी नोट्स हैं उनको क्वेश्चन की वर्ड की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ रनिंग नोट्स बना रहे हैं। आपको फास्ट में लिखना है उन कॉन्सेप्ट को, पूरे आपके जो पूरी पिक्चर होगी उसके बस कुछ डॉट्स आपको लिखने हैं, कुछ कीवर्ड, कुछ की पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ऑलराइट। तीसरी चीज़ जो आप अपने रनिंग नोट्स के साथ कर सकते हैं वो है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपके सामने आपकी बुक है, तो उस बुक के बराबर में कुछ स्पेस होता है, आपकी कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग जो बनती है आप वहाँ पे लिख लीजिए। या फिर कोई भी क्वेश्चन आया तो वहाँ पे लिख लीजिए, कोई आपके मन में आइडिया आया उस टॉपिक से रिलेटेड तो वहाँ पे लिख लीजिए। आप लिखते रहिए उन सब चीज़ों को जो आपके सामने, आपके बुक में भी आप, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ एक्सप्लेन है ना, तो लिखिए। सपोज करिए उसके अंदर कोई वर्ड लिखा था, अब आपको समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है, या फिर इस जो टर्म उसके अंदर यूज है तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है आपको समझ नहीं, तो उसको राउंड ऑफ करिए। उसके बाद साइड में आप कुछ लिख दीजिए, वाई, हाउ, कैसे, कुछ भी जो आपका क्वेश्चन हो उस टाइप में आप अपनी बुक में भी बनाइए। आपके सामने ही आपकी बुक है, आपको हर चीज़ नहीं लिखनी होगी, बस कुछ पर्टिकुलर थिंग जो आपको समझ नहीं आई आप उसको लिख लीजिए साइड में। अगली बार जब आप उसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि आप कहाँ अटके थे। यही क्वेश्चन मेथड का इशू है, यही क्वेश्चन मेथड का यूज करने का तरीका है। सो आपको उस तरह से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाकर, आपको पता रहेगा कि आपके वीक लिंक क्या है और आपको कहाँ से समझना है। अक्सर जहाँ पर आप अटकते हैं आपकी वहीं पर अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट होती है। अगर आपने एक बार समझा, उसके ऊपर आपने प्रॉब्लम में अटके, फिर आपने उसको सोल्व कर लिया, अब आप उसके साथ फ्लुएंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है जब आप पढ़ रहे थे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपने रनिंग नोट्स ज़रूर बनाइए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सब कुछ नहीं लिखें, लेकिन रनिंग नोट्स बनाते रहिए ड्यूरिंग योर क्लास, ऑलराइट। अब बात करते हैं आपके जर्नल नोट्स की, मतलब कि आपको अब क्लास हो गई है, उसके बाद आपको अपने आफ्टर के बाद के नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको हर एक टॉपिक जो आपने पढ़ लिया है, अब आपको अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक अलोन टाइम में बैठना है अकेले। अब उस टॉपिक में आपकी जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनी, अब आपको उसको लिखना है अपने शब्दों में, उसको कंसोलिडेट कर कर। अब आप अपने जो रनिंग नोट्स थे उनको ध्यान में रख कर अपने अब के नोट्स, फाइनल नोट्स बनाइए। आपके पास कोई भी टॉपिक होता है तो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कमेंट स्पेस रखिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, तो एक छोटा सा कॉलम बनाइए जहाँ पे आप इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करेंगे। मीन्स कि आपको इस टॉपिक में क्या समझ नहीं आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लिया वहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे वर्ड समझ नहीं आ रहा ये कहाँ मिलेगा। सपोज करिए आपके बुक में कोई है तो ये अच्छा ये टॉपिक इस बुक में ऐसे है तो उसका पेज नंबर लिख लीजिए, रेफरेंस नंबर लिख लीजिए। या फिर ये टॉपिक किसी वीडियो पे देखना है, इंटरनेट पे देखना, तो उससे वीडियो के बारे में कुछ लिख लीजिए। एक कमेंट वाला पार्ट रखिए हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि जहाँ पे अब आपको फ्यूचर में अगर कुछ और डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर रेफरेंस के लिए उसके बारे में लिख पाएँ, ऑलराइट। तो आपको कोई भी टॉपिक के नोट बनाने हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने थे, फिर ड्यूरिंग द क्लास आपको रनिंग नोट बनाने थे, अब आपको फाइनली उसके नोट्स बनाने हैं। आप अपना पेपर उठाइए, पेन उठाइए, उसके ऊपर आप लिखेंगे अपने नोट्स, जो जो आपने पॉइंट्स आपने समझे, ठीक है। रनिंग नोट्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके थे, एक छोटा सा कॉलम आपका जिसके अंदर आप उसके रेफरेंस लिखेंगे कि आपको फ्यूचर में कहीं से कनेक्ट करना है, या बुक में पेज नंबर कहाँ पर है इस टॉपिक का, हर बार आपको सर्च ना करना पड़े। या फिर इससे रिलेटेड कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट जनरेट हुआ तो वो आप वहाँ पर लिखें। अब आपको नोट्स इस तरह से बनाने हैं अपने, जो जो आपने समझ में आए। बाद में जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करिए वहाँ पे एब्रीवेशंस यूज करने की। मीन्स शॉर्ट में जैसे हमने एक्रोनिम यूज की थी, निमोनिक्स यूज किए थे, उसी तरह से एब्रीवेशंस
कि आपको पूरी चीज़ ना लिखने पड़े शॉर्ट में। जैसे गवर्नमेंट वर्ड होता है तो GOVT करके शॉर्ट में लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स को जिनको शॉर्ट किया जा सकता है उनको शॉर्ट में लिखिए। नोट मेकिंग में आपको हर चीज़ बड़े बड़े शब्दों में एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखनी है, शॉर्ट में उनको एब्रीविएशन फॉर्म में लिखिए। कुछ और नई चीज़ जो आप ऐड कर सकते हो इस टॉपिक में, अगर आपने एक बार पढ़ा फिर आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आएंगे ना, कुछ और चीज़ आएगी, तो उसको थोड़ा सा स्पेस रखिए। हर नोट्स के, किसी भी टॉपिक के नोट्स के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बचा कर रखिए। ऑलराइट, ये आपको अपनी फ्यूचर के बारे में, आपको जब आप किसी और टॉपिक को पढ़ेंगे कहीं से और कुछ कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ तो आप वहाँ लिख पाएंगे। नोट्स में आपको थोड़ा स्पेस बना के रखना होता है कुछ और नई अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, और अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की थी कि हर एक के नोट्स अलग होते हैं, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपके नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको बनाने हैं। तो आपके जो भी नोट्स होंगे वो आपके पर्सनल होंगे, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाओ। ऑलराइट, तो अभी हमने 3 स्टेजेस की बात की थी जिसके अंदर आप नोट्स बनाते हैं, उसको समझते हैं किसी भी टॉपिक को, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ड्यूरिंग योर क्लास, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद, टॉपिक ख़त्म होने के बाद। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर नोट मेकिंग। ऑलराइट, तो फर्स्ट टेक्निक है आपकी पेज डिवीज़न मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है कि पेज डिवीज़न मेथड में आपको बेसिकली पेज को डिवाइड कर लेना है कुछ सेक्शंस में। तो आपका सबसे ऊपर वाला सेक्शन रहेगा जहाँ पे आप अपने रनिंग नोट्स बनाएंगे। ऑलराइट, आपने क्लास में अपने कुछ रनिंग नोट्स बनाए, कुछ की कॉन्सेप्ट्स, या फिर वहाँ पर लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपने क्लास स्टार्ट करने से पहले पुटअप किए थे। कि सबसे ऊपर आपने टॉपिक डाला जिस चीज़ के आपके नोट्स बनाने हैं कि ये लाइट टॉपिक है। ऑलराइट, अब उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन बना होगा आपका ऊपर का, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस आपने पहले नोट कर लिए कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन मुझको समझने हैं। ऑलराइट, फिर आपने ड्यूरिंग द क्लास आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स होंगे, की वर्ड्स होंगे, वो आपने नोट कर लिए थे। तो ये हो गए आपके कंटेंट वाला पार्ट, फैक्ट्स वाला पार्ट। अब आपको एक साइड में कॉलम रखना है, छोटा सा कॉलम आपके पेज के। वहाँ पे क्या होगा कि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आते हैं, कुछ कमेंट, इस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई कमेंट करना है आपको इसके बारे में, तो वहाँ पर लिखना है आपको। या फिर कोई रेफरेंस देना है, ये टॉपिक के बारे में वहाँ से पढ़ना है उस पेज नंबर से बारे में, या ये टॉपिक किसी और टॉपिक से कनेक्टेड है क्या, कुछ भी रेफरेंस आपको देना है, कुछ भी रिलेटेड उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको लिखना है आपको अपने कॉलम वाले पार्ट में। ऑलराइट, एंड द थर्ड सेक्शन इज वो नीचे वाला बचा हुआ सारा पार्ट। वहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपने जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाई उसकी प्रॉपर समरी आपको लिखनी है। वो आपकी वर्ड्स, पैराग्राफ भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपका टॉपिक किस तरह का है। सो आपको क्या करना है, पेज डिवीज़न मेथड की बात कर रहे हैं हम। पेज डिवीज़न मेथड में आपकी टेक्निक इस तरह से यूज होती है कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है पेज को। फर्स्ट पार्ट में आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कुछ की कॉन्सेप्ट के साथ कीवर्ड्स, और कुछ अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो आपके ड्यूरिंग द क्लास आपकी बनी थी उन पॉइंट्स में। ऑलराइट, सेकंड कॉलम जहाँ पे आप रेफरेंसेस लिखेंगे, आपके कुछ कमेंट्स होंगे इस टॉपिक के बारे में, कुछ आइडियाज़ होंगे वो लिखने हैं। एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे आपको सब कुछ समराइज करना होता है, सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको लिखनी होती है, ये बड़ा वाला चंक होता है। ऑलराइट, सो आप पेज डिवीज़न टेक्निक में आप इस तरह से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। इस मेथड के अंदर एक तो आपके क्रिस्प नोट बनते हैं, आप ड्यूरिंग द क्लास जो कुछ पढ़ते हैं आप उनको नोट कर लेते हैं। ये बेसिकली बेस्ट मेथड होता है जब आप क्लास में भी पढ़ रहे होते हैं, ड्यूरिंग द क्लास नोट्स बनाने होते हैं आपको। तो पूरा पेज आप इस तरह से डिवाइड करके किसी टॉपिक का इस तरह से बना सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको कुछ स्पेस चाहिए होता है जो इससे रिलेटेड आपको ज़रूरत पड़ेगी, मे भी कुछ और नया टॉपिक ऐड करने के लिए, कुछ नया अंडरस्टैंडिंग ऐड करने के लिए, तो इस वाले मेथड में आपको थोड़ा स्पेस रखा जाता है कि आप साइड में बचा कर रखें फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग को कुछ और लिखने के लिए। तो ये थी आपकी पेज डिवीज़न टेक्निक। सेकंड तरीका जो है आपके नोट्स बनाने का वो है आउटलाइन पॉइंट मेथड। मींस इसके अंदर आपको बेसिकली आपका पूरा जो चैप्टर है वो कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा, हर टॉपिक के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स होंगे। तो आपको बस एक वो स्ट्रक्चर तैयार करना है, बेसिकली एक तरह का इंडेक्स। आपके इन नोट्स में क्या होगा कि आपका कोई चैप्टर है लाइट, उसके बाद अंदर 3-4 पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट था आपका एग्जैक्टली लाइट क्या है, फिर दूसरा एक बड़ा पॉइंट था कि आपका रिफ्लेक्शन होता है, फिर तीसरा आपका था रिफ्रैक्शन होता है। तो ये मान लो 3 टॉपिक थे, फिर आगे आगे डिस्पर्जन भी था। सो आपने पहले पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फिर हर पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स,
सब टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट था आपका लाइट, फिर फर्स्ट पॉइंट उसका सब पॉइंट क्या होगा, आपका सब टॉपिक क्या होगा कि वो होगा आपका लाइट, फिर व्हाट इज़ लाइट था, फिर कलर्स ऑफ लाइट, फिर कुछ और टॉपिक उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह। तो इस तरह से आपने सब टॉपिक डिवाइड कर लिया। फिर अगला वाला पॉइंट कि रिफ्लेक्शन क्या था, ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाएगा आपका मिरर्स आ जाएंगे, फिर मिरर वाले पॉइंट के भी सब पॉइंट्स बन जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर। फिर हर मिरर के अंदर भी छोटे छोटे और पॉइंट्स बन सकते हैं। आपको जितनी डिटेल में जा सकते हैं आप उतनी डिटेल में जाइए। पहला पॉइंट, फिर उसका सब पॉइंट, फिर सब पॉइंट का और सब पॉइंट, सब पॉइंट के और सब पॉइंट, जितने आप डिटेल में जा सकते हैं आप उसको लिखिए, सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। आप इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर का एक चार्ट कंप्लीट कर लेंगे, अपने लिए पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा इंडेक्स बना लेंगे, आपकी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है जब आपको पूरे चैप्टर को बस अंडरस्टैंडिंग में लेना है, सिर्फ पॉइंट्स में डिस्कस करना है, आपको पूरी पिक्चर के डॉट्स क्लियर करने हैं, तो आपको पता होगा कि इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस हुआ है। तो इसमें बस आप पॉइंट मेथड में लिखते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है आपके पूरे चैप्टर को आपकी आंखों के सामने बहुत कम शब्दों में क्रिस्प वे में लिखने का। ऑलराइट, तो ये था आपका आउटलाइन पॉइंट मेथड। एंड द थर्ड मेथड ऑफ नोट मेकिंग इज फ्लो चार्ट मेथड। इस मेथड के अंदर आपका कोई भी टॉपिक के बारे में जो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कोई डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, उसको हम इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस मेथड के अंदर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से कि आपको कोई हिस्ट्री का टॉपिक है, कुछ इवेंट्स हुए हैं, कोई प्रोसेस हुई है, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं हम उसका, क्योंकि इवेंट के साथ हम बढ़ते हुए। तो लेट्स से कि सबसे पहले क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो लिखा हमने। फिर उसको आगे कनेक्ट किया कुछ और प्रोसेस उसके साथ जो कुछ और इवेंट हुए। फिर धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए आए 1947 के इवेंट पे कि उस दिन क्या हुआ, उसके नीचे भारत आज़ाद हुआ। ऑलराइट, फिर वहाँ पर उनके जो कनेक्टेड पॉइंट है उसके नीचे सपोज कि 1947 था तो उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे 1950 को बाद में कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर उसके बाद स्टोरी लाइन आगे चलेगी, फिर 1975 आया, 2000 आया, 2014, 2020, 2022। ये ईयर्स जैसे बढ़ रहे हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बना, एक प्रोसेस बनी कि आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। 1947 में क्या क्या हुआ था उसके नीचे एक और लाइन बना देंगे, वहाँ पे और फ्लो चार्ट के कनेक्शन बना देंगे। ऐसा होता या ऐसा हुआ है तो फिर उसका ये लेट्स से कि हम लीडर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो एक एरो में बनेगा आपके सुभाष चंद्र बोस, एक बनेगा महात्मा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह के लीडर हमने कनेक्ट कर लिए 1947 के इवेंट से। फिर उनके नीचे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स में ऐसे फ्लो चार्ट में, फिर उनकी फ्लो चार्ट में ऐसे इन्फॉर्मेशन, उसके आगे और दूसरे लीडर्स की इन्फॉर्मेशन। ये आपस में कनेक्ट करते भी रख के आप लिख सकते हैं। तो पूरे फ्लो चार्ट में आपको क्या करना है, आपने बस उनके पॉइंट लिखे और उनको आपस में कनेक्ट किया। ये फ्लो चार्ट सिस्टम तब आपका बेस्ट काम करता है जब आप कोई प्रोसेस क्रोनोलॉजिकल कोई सिस्टम आप बता रहे हो, या फिर आप सपोज करिए जैसे आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले क्या हमने फर्स्ट स्टेप में पानी गर्म किया, सेकंड स्टेप में हमने उसके अंदर पत्ती डाली, चाय पत्ती, थर्ड स्टेप में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो उसको और बेटर बना सकती है जैसे काली मिर्च या फिर तुलसी या कुछ भी, 3-4 अगले स्टेप। फिर लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसमें उबाल आना। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ठीक है अब उसके अंदर उबाल आने के बाद हम दूध डाल सकते हैं। फिर अगला स्टेप कि हम चीनी डाल सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाया ना कि हर स्टेप में आप कैसे हुआ। तो इस तरह के जिन प्रोसेसेस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, आप वहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं आपके फ्लो चार्ट को। आपके आउटलाइन वाले मेथड में क्या था, वहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते थे पूरे चैप्टर के, टॉपिक सब टॉपिक में। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेंगे, सिर्फ एक प्रोसेस को, अब उसको फ्लो चार्ट में लिखेंगे। या आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं जहाँ पे कोई डायरेक्शन फॉलो हो रही हो, जहाँ पे कोई प्रोसेस हो, कोई क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही हो। ऑल राइट, नाउ द फोर्थ मेथड ऑफ नोट मेकिंग इज डायग्राम मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं पूरी प्रोसेस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। लेट्स से कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूँ शब्दों में कि पहले ओसोफिगस होता है, वहाँ से खाने जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर वो आगे बढ़ता है खाना, फिर बीच में HCl भी आता है, फिर वो प्रोसेस वहाँ पे भी होती है, पेनक्रियाज होता है, वहाँ से कुछ और एसिड आता है, कुछ और जूस आता है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपके दिमाग में नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं।
इसको सिंपलिस्टिक वे में क्या होता, मैं आपको दिखाता एक डायग्राम। उस डायग्राम, आपके दिमाग में इमेज बनी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक मुँह सा है, उसके अंदर खुला सा हुआ एक पाइप है ऐसा। अब आपने पिक्चर देखी, वो पिक्चर में पाइप था, नाक वाला पाइप भी, नोज वाला पाइप भी, और इधर फूड वाला पाइप था। फूड पाइप में ये क्या है, यहाँ पे ये बना आपका ओसोफिगस। ठीक है, ओसोफिगस के अंदर क्या होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू आपका फूड या वाटर जो भी आपके स्टमक तक जाता है। ऑलराइट, तो क्योंकि अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम बता रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे हुआ, ये ओसोफिगस पाइप है। अभी आपके स्टमक में गया, वहाँ पे लीवर भी है, आप देख पा रहे हैं फिगर में, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो रही है, आपको वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या किया, यहाँ पे एरो बना दिए, यहाँ से एरो बनाया कि आपके फूड पाइप में खाना गया, वहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, आपके स्टमक में आया, फिर वहाँ पे इधर से HCl आया, ठीक है, पेनक्रियाज का जो था जूस वो आया, उसके बाद वो आपस में मिक्सअप हुए, फिर वहाँ से खाना पचना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर वो आगे बाहर निकल गया। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी पिक्चर आपके सामने है, आप पूरा का पूरी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक पिक्चर से देख सकते हैं, है ना। इसी तरह आप अपने जितनी भी चीज़ों को डायग्राम में समझा सकते हैं, आप अपने नोट्स में उनको डायग्राम में बनाइए, वर्ड्स कम करने की कोशिश करिए। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपका माइंड डायग्राम की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में अच्छा समझता है, न कि आपके वर्ड्स की फॉर्म में। सो हम कोशिश करेंगे उनको क्रिस्प रखने की। अपने नोट्स को हमने फ्लो चार्ट बनाया था, वहाँ पे भी एक पिक्चर बनती है ना डायग्राम की, कैसे कैसे फ्लो चार्ट बनता है। दूसरे में हमने आउटलाइन बनाया था, वहाँ पे भी इसी तरह हमने किया। तीसरा हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंट किया था, वहाँ पर हमने उसको पेज को डिवाइड किया था, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन बनाई थी। पर्टिकुलर लोकेशन होना ज़रूरी इसलिए है कि जब आप कुछ भी चीज़ को सोचते हैं कि मैंने क्या याद किया था, तो आप उस पेज की उस फिगर पे जाते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं कि मैंने कहाँ पे याद किया था। कोशिश करते हैं ना कि पेज के ऊपर था कि नीचे था, लेफ्ट में था कि राइट में था। तो इस तरह से फिगर्स आपको एग्जैक्ट कनेक्ट करेगी, अच्छा ये यहाँ पे था पॉइंट, क्या पॉइंट था, एकदम से आपको याद आ जाएगा। इसलिए हमने पेज को डिवाइड किया था, और हर पेज का अपनी अलग जगह है जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ करनी है, उसकी आपको समरी लिखनी है, या कीवर्ड्स लिखने हैं, या फिर उसकी कोई रेफरेंस पॉइंट लिखना है, कमेंट लिखना है। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपका डायग्राम जो है वो एक अच्छा मेथड है किसी भी चीज़ को समझाने का, जब आप किसी डायग्राम या प्रोसेस को उसके अंदर समझा रहे होते हैं। हर चीज़ को आप वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप किसी भी चीज़ को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा सकते हैं अगर उसके अंदर कोई ऐसी प्रोसेस है तो इट इज़ बेस्ट कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, न्यूरॉन वाला सिस्टम हुआ, या फिर जैसे बायोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर लाइट वाला ले लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन हुआ, ये एक क्लास लैब है, इधर से लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस निकल गई। इस चीज़ को अगर मैं लिखने बैठूँ तो कितने सारे शब्द लगेंगे और किसी समझने वालों को कितनी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं डायग्राम में कि लाइट आई, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल थी, फिर वो आगे गई, फिर नॉर्मल थी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये सारे के सारे एंगल आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहे हैं थ्रू फिगर्स, एकदम दिमाग आपको कैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यही चीज़ अगर आप लिखने बैठ जाओगे कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, फिर उसको नॉर्मल पर आया, फिर वहाँ से रिफ्रैक्टेड रे गई, ये यहाँ पे नॉर्मल था, ये इतने डिग्री पर था, इंसिडेंट एंगल ये हुआ, कितनी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, आपका ब्रेन पिक्चर ही फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर डायग्राम की फॉर्म में कोई चीज़ अवेलेबल है दैट इज़ बेस्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके ब्रेन के लिए, बीच में कोई फालतू की प्रोसेस उसको करनी ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अलग से बनानी ही नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर कहीं पर डायग्राम बन सकते हैं तो दैट इज़ गुड, आप अपने डायग्राम को बनाइए। ये एक अच्छा मेथड है अपने नोट्स में इंक्लूड करने का। तो फोर्थ मेथड हमने कवर किया आपके डायग्राम मेथड को। सो हमारे 4 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं आपके 5th मेथड पर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेथड है। ये है आपका स्पाइडर वेब मेथड। कुछ तरह से आप इसको माइंड मैपिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे आपका बेसिकली स्पाइडर वेब मेथड। जैसे आपकी स्पाइडर वेब होता है ना कि बीच में कुछ होता है, फिर ये कनेक्टेड चलता जाता है, ये इससे कनेक्ट हुआ, वो उससे कनेक्ट हुआ, आपके कनेक्शंस बनते रहते हैं, आपके माइंड में कनेक्शंस ही बनते हैं ना, तो ये आपके माइंड के हिसाब से कनेक्टेड सिस्टम है। तो स्पाइडर वेब मेथड में आपको क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल थीम, अब उससे कनेक्टेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सेंटर में एक आइडिया है, उससे कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड उनकी कोई एट्रीब्यूट्स और फीचर्स होती हैं, तो ये पिक्चर क्रिएट होती हैं। और ये वाला किसी और से कनेक्ट हो सकता है,
डिपेंड करता है क्या रिलेशन है आपस में। तो सारे रिलेशन इसमें क्लियर हो जाते हैं, कनेक्शन इसमें क्लियर हो जाते हैं, इनकी फीचर्स क्लियर हो जाती हैं और सारा डाटा एक ही पिक्चर में आ जाता है। तो ये है आपका स्पाइडर वेब मेथड। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल में ले लेते हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। आप मैग्नेट जानते हैं, चुंबक। ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल करंट पर चलती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर बेसिकली एक वायर होता है जो कि उसके अंदर करंट फ्लो करता है वायर के अंदर, और वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है उस पूरी कोइल के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की चुंबक वाली प्रॉपर्टी। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मेरे ख्याल से वो 10th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, आप उसको समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिनको पता है दैट्स वेल एंड गुड। तो आप समझिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अगर आपको नोट्स बनाने हैं इस फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे। सेंट्रल आइडिया क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सेंट्रल में इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऊपर लिखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ कि इस यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। तो जैसे एक कोइल होती है उसके अंदर करंट जाता है, फिर उसके बाद वगैरह वगैरह जो कुछ भी प्रोसेस होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। ऑलराइट, तो उसका वाट लिख लेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, उसी से कनेक्टेड इसका एट्रीब्यूट कि मेड ऑफ, मतलब किस चीज़ से बनती है, कि ये इसके अंदर कॉपर होता है, एल्युमिनियम की बनती है, कॉपर की बनती है या आयरन की बनती है, किस चीज़ की बनती है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर यूज होती है, कौन सी कोइल यूज होती है, या बीच में कोर में क्या होता है। तो इस तरह से आप इसके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में लिख देंगे इसके मेड ऑफ। ऑलराइट, तीसरी में आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी फ़ीचर्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की फ़ीचर्स। तो इसकी यहाँ पे सेंट्रल में इलेक्ट्रोमैग्नेट आइडिया है, तो यहाँ से कनेक्टेड है इसके फीचर्स। एक एट्रीब्यूट में आ गया प्रॉपर्टीज़ या फीचर, फिर उससे कनेक्ट करेंगे हम कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो इसकी जो जो फीचर्स हैं कि बहुत फास्ट होती है, या फिर कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कम पावर चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी इसकी फ़ीचर्स हैं वो सब लिख लेंगे। ऑलराइट, फोर्थ थिंग, अब इसके क्या क्या आप एडवांटेजेस हैं, कि अब हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, फिर नीचे इसके एडवांटेजेस वाला पार्ट कि एडवांटेजेस, फिर उसको कनेक्ट करके हम लिख देंगे नीचे नीचे सब कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप एक तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ईजिली यूजेबल होती हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट पर चलती हैं तो फास्ट तो होती ही हैं, और बहुत ज़्यादा जगह पर यूज की जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के और भी क्या क्या एडवांटेजेस हैं डिपेंड करेगा ना। नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उससे क्या है कि कम शॉर्ट होती है, छोटा साइज होता है, और फिर भी ज़्यादा काम करती है। और हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप अलग अलग वेज में यूज कर सकते हैं, अलग अलग शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये एडवांटेजेस हो गए। अगला इसका एट्रीब्यूट्स क्या बना सकते हैं हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो बना लेंगे कि अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। कि भाई इसके अंदर हमको एक तो पावर की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा करंट चाहिएगा, बैटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा कोयल सिस्टम चाहिएगा हमको, आयरन कोर चाहिएगा। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हर ऐसी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं कर सकते जहाँ पे ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकती है। तो जहाँ यूज नहीं हो सकती है उस तरह के कोई ड्रॉबैक्स। बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या है, किस चीज़ से बना है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये सारे पॉइंट्स। ऑलराइट, फिर अगला पॉइंट हो सकता है कि अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। फिर अगला हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई डायग्राम, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके रिलेटेड कोई डायग्राम कि कैसे होता है, वो करंट कैसे है, कोइल कैसे बनी, जो भी आपको समझा पाएंगे तो इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम आ जाएगा। और फिर बाद में आप इसको कर सकते हैं कि अब इससे रिलेटेड जो भी टाइप्स हैं कि सोलेनॉइड में हो सकती है, या फिर सर्कल में हो सकती है, या फिर बार की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में इसकी हो, तो कितने टाइप हैं, किस किस तरह से वो डिवाइडेड है। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव बस ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपका जो सेंट्रल थीम है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कैसा टॉपिक है। आपका पॉलिटी का टॉपिक है तो उसके एट्रीब्यूट्स कुछ अलग हो जाएंगे कि ठीक है आपके कि डेमोक्रेसी क्या है, सेंट्रल में होगी डेमोक्रेसी, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी है, किन किन कंट्रीज़ में। फिर डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। फिर डेमोक्रेसी आप कनेक्टेड करके एक और कनेक्टेड टॉपिक हो सकता है रिपब्लिक, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। फिर रिपब्लिक के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या है, फिर मोनार्की क्या होती है। मतलब इस तरह से बहुत सारे टॉपिक आप कनेक्ट कर सकते हैं।
सेंट्रल थीम होगा, ये किसी दूसरे सेंट्रल आइडिया से भी कनेक्ट हो सकता है। हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, साइंस का जैसे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था, उसमें सेंट्रल आइडिया में फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। इसके अंदर यूज करेंगे क्या क्या चाहिए हमको, वाट, तो 4-5 जो जो चीज़ें चाहिएंगी, सनलाइट, आपकी क्लोरोफिल, आपके वाटर, ये इस तरह की चीज़ें आप नोट कर लेंगे। फिर वो कहाँ से आएगा या फिर कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है वो फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी आप बता सकते हैं। वो सारी चीज़ इसी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपके मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आपके स्पाइडर वेब टेक्निक के साथ अंदर मर्ज हो सकती है। डायग्राम इसी में आप ऐड कर सकते हैं कुछ साथ में। जैसे आपने एट्रीब्यूट्स बनाए, बाद में आपने एडवांटेजेस थे, एडवांटेज के टाइम पे आपने बस उसके फ्लो चार्ट में दिखा दिया, पॉइंट्स में दिखा दिया, तो बाकी टेक्निक आपने इसके अंदर मर्ज कर ली है। स्पाइडर वेब की खास बात यही है कि ये बहुत तरह से फैला होता है, कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं होती। और एक गुड न्यूज़ है क्योंकि आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में देखेगा। अब जब आप इस टॉपिक को, जो भी आपने जिसका भी स्पाइडर वेब बनाया है, जब आप उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो आपका सेंट्रल दिमाग में आएगा। उसके बाद आप उसके फीचर्स, आपने किस साइड में क्या लिखा था, आपकी वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होगी और उससे कनेक्टेड पॉइंट्स आपके दिमाग में पिक्चर्स की फॉर्म में आएंगे। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिस वक्त आप ये बना रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे अपना स्पाइडर वेब, तब आपका पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल रिलेशन बन जाएगा इस फिगर के साथ, इस स्पाइडर वेब के साथ, जिस भी टॉपिक का आप बना रहे हैं। तो उस वक्त आपको बस यही देखना है कि आप कितनी फॉर्म में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने एट्रीब्यूट्स इसको लगा सकते हैं, उनकी कितनी फीचर्स हो सकती हैं। ये आपको धीरे धीरे करके आएगा, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन एक बार ये फ्लुएंट हो जाएगा तो आप अपने सारे नोट्स इनकी फॉर्म में बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आपको एक तो कम वर्ड्स लिखने को बोलता है और सारी पिक्चर एक ही जगह कनेक्टेड हो जाती है। पैराग्राफ में लिखेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, पेज पेज पलटते रहेंगे। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको लैंडस्केप की फॉर्म में पेपर लेना होता है। लैंडस्केप मतलब जैसे फ़ोन होता है, उसको ऐसे कर लेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, उसी तरह आपका पेपर को भी लैंडस्केप फॉर्म में। और उसके बाद आप ऐसे करके और अपना फ्लो चार्ट में सेंट्रल में ये बनाइए और उसके ऊपर फ्लो चार्ट्स प्लस आपके डायग्राम प्लस उसके अंदर आप अपने स्पाइडर वेब के अंदर मर्ज कर सकते हैं। तो आप अपना स्पाइडर वेब किसी भी टॉपिक के ऐसे में, अगर छोटा टॉपिक है तो ऑब्वियसली छोटे पार्ट में आ जाएगा, कुछ बड़ा टॉपिक है तो इसलिए बड़ा पेज, पूरा पेज में आप सेंट्रल में रखिए और उसको ऐसे कनेक्ट करते रहिए। इस तरह से ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा, आपके पिक्चर्स, माइंड मैपिंग आपके बना देगा आपके लिए। अब आप पूरे के पूरी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की आपको इसके अंदर है। लेट्स से कि आपको इसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी, कोई नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपको क्या करना है, बस एक और एट्रीब्यूट बनाना है, उसको कनेक्ट करना है, जिसके किसी और दूसरे एट्रीब्यूट से कनेक्ट करना है या सेंट्रल से, डिपेंड करता है कि कैसा एट्रीब्यूट है। बस एक लाइन से उसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर उसके आवाज़ से फीचर बना दीजिए, वो फिट हो गया आपके उसके अंदर। यहाँ पे पेज में जगह नहीं थी तो यहाँ पे बना दिया, उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया लाइन से। तो आप इसके साथ फ्लेक्सिबल बहुत हैं, आपका माइंड, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक को डिज़ाइन करना है। आप स्पाइडर वेब को, एक बार स्पाइडर वेब को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके साथ ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज करते हुए इसको अच्छे से फॉर्म कर लेंगे। अब हर टॉपिक के साथ ऐसी प्रैक्टिस करिए, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे बनाने लगेंगे। और बाय द टाइम जब आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे 2-3 साल बाद किसी भी चीज़ के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप अपने माइंड में बनाने लगेंगे, क्योंकि स्पाइडर वेब एक तरह से आपकी माइंड मेकिंग भी स्टार्ट कर देता है। अब सारी चीज़ आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। एक तरह से आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी ये बढ़ा देगा, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं फिगर्स की फॉर्म में। ऑलराइट, तो आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा क्रिएटिविटी के साथ, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उसको यूज करिए, इसके अंदर अपनी इमेजिनेशन यूज करिए, हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करिए ऑन पेपर। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म हो, उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद एक उसका स्पाइडर वेब बनाइए, उसका एक डिज़ाइन बनाइए। ऑलराइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं अपनी नोट मेकिंग के टाइम पर, वो कुछ इस तरह से हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखने हैं शॉर्ट में, उनके फैक्ट्स लिखने हैं, कॉन्सेप्ट के नाम लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं। सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, पूरी स्टोरी आपको नहीं लिखनी है, बस की पॉइंट्स। ऑलराइट,
उनको ऐसे लिखना है और फिर आपको कनेक्शंस बनाएंगे, या फिर सिंपल अगर आप पैराग्राफ में नोट्स बना रहे हैं जैसे कि पेज डिवीज़न मेथड में हमने देखा था कि आप उसके अंदर जो समरी लिखेंगे, तो बस कोशिश करिए कम शब्दों में, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है अपने नोट्स में। ऑलराइट, अब आपके पास इतने सारे मेथड्स हो गए हैं, आप इन मेथड्स को कॉम्बिनेशंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि कुछ होगा कि आपको सिर्फ पेज डिवीज़न मेथड यूज हो पाएगा, जहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। कुछ जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना सिर्फ आउटलाइन वाला पार्ट लिखेंगे, या फिर किस जगह आप डायग्राम भी बनाएंगे। आप अपना स्पाइडर वेब के साथ डायग्राम बना सकते हैं, या डायग्राम के साथ आप अपने कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आउटलाइन वाले, या फिर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट में कोई डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मल्टीपल कॉम्बिनेशन, जिस तरह से आपकी क्रिएटिविटी आपको लेके जाए, इन सारे मेथड्स को यूज करिए किसी भी तरह से, कहीं पर भी बस इनके साथ यूज करिए, इनको खेलिए, इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करिए, जो भी आपको सुइटेबल लगे जहाँ पे उसको यूज करिए। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा इफ़ेक्टिव तरीका क्या है, आपके लिए कौन सा अच्छे से काम कर रहा है, स्पाइडर वेब में आप कितनी तरह से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के आप कॉम्बिनेशंस में लिखिए, बनाइए उनके कॉम्बिनेशन, यूज करिए उनको, एक्सपेरिमेंट्स करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप पैराग्राफ्स में नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए। मान लीजिए 10 लाइन का पैराग्राफ है तो आपका माइंड ना परेशान हो जाता है कि यार इतना सारा पढ़ना है मुझे, तो आप उसको ना 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ बनाइए, बस इतना बनाइए, इतना बनाइए, क्योंकि आपकी टेंडेंसी होती है कुछ लाइन स्किप करने की। तो आप 1-2 लाइन पढ़ेंगे तो आप सिर्फ जंप करेंगे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ, मतलब छोटे पैराग्राफ रहेंगे तो आपके माइंड पर लोड नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ी पिक्चर आपको एक साथ नहीं क्रिएट करनी, छोटी छोटी पैराग्राफ की पिक्चर, छोटे छोटे मीनिंग सुन के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। चंक वाला मेथड यूज किया था हमने, डिवीज़न वाला मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, पूरे आंसर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया था, या फिर पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो आपको क्या करना है इसमें भी कि आपको पैराग्राफ जो भी लिखेंगे आंसर्स के, बड़े पैराग्राफ मत बनाइए, सिर्फ 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ बनाकर चेंज करते रहिए। ऑलराइट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि जब आप कोई भी लिस्ट लिखें, कोई भी पॉइंट्स लिखें, तो उनको वर्टिकल मेथड में लिखें, मतलब लाइन के बाद की अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में। ऐसा मत करिए कि एक ही लाइन में सारे लिख लिए। लेट्स से कि किसी भी चीज़ के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ऑलराइट, तो आपने 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना है, आपका ब्रेन उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 लिस्ट ऐसे लिखनी है, इस तरह से आपका ब्रेन उनको समझ पाएगा, उनको इंडिविजुअली समझ पाएगा। नीट एंड क्लीन तो आपको अपने नोट्स रखने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मेक श्योर कि आप उनको पॉइंट्स में वर्टिकल में लिखें, हॉरिजॉन्टल एक ही स्ट्रेट लाइन में मत लिखिए, अलग अलग लाइन में लिखिए। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है आपके ब्रेन को याद रखने में। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। प्लीज़ उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आप पहले ये बेसिक मेथड्स पर कमांड करिए, फिर जितने भी मेथड्स बनेंगे वो इन्हीं सब का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा। बस आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करते रहिए, नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते रहिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। ये अभी टाइम है जब आप मेथड्स जितने सीख लेंगे, बाद में आपको डेटा बहुत होगा, काम बहुत होगा, तो आप नई चीज़ सीखने में इन मेथड्स में समय ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको वो सारे मेथड्स देने की, जो टूल्स होते हैं जो आप अभी भी यूज करेंगे और बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो अपने लिए अपने नोट्स बनाइए। ऑलराइट, उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, समराइज़ करिए, और ये जो मेथड्स हमने टूल्स डिस्कस किए उनको यूज करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आप क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको टीचर पढ़ाते हैं, तो उस तरह से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप कोई चीज़ कैसे यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने में, किस तरह के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको कि किस तरह की आपकी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस जो भी चैप्टर है मान लीजिए, तो उस चैप्टर को पहले थोड़ा सा पढ़ कर जाइए, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, सेकंड थिंग कि उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके पास हों। ठीक है, तो ये आपका प्री वाला मेथड था, जैसे ये सब चीज़ आपको करनी है उससे पहले। फिर ड्यूरिंग द क्लास जब टीचर आपको पढ़ा रहे हो तो क्या करना है, आपको उसके रनिंग नोट्स बनाने हैं। रनिंग नोट कैसे कि आपके कुछ की पॉइंट्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उनको नोट करना है, कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएंगे उनको नोट करना है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप करेंगे। उसके बाद आप उनमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे अपने माइंड में, या फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन वर्ड्स की फॉर्म में उनको नोट करेंगे। ये सारे आपके कीवर्ड और की कॉन्सेप्ट के साथ में आ जाएंगे। ऑलराइट,
फिर आप देखेंगे कि आपका कोई रेफरेंस तो नहीं है। मान लीजिए टीचर ने कोई चीज़ बताई कि उससे रिलेटेड कोई वर्ड बोला कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे कि नहीं, आप ये वाला सर्च आप इंटरनेट पर करिए, गूगल पर करिए, कोई भी रेफरेंस दिया आपको, या किसी चीज़ के बारे में बताया कि किसी इंसान के बारे में बताया कि आपका ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है जैसे, उनके बारे में कुछ वर्ड बताया आपको, तो आपको पूरा कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप उसको लिख लीजिए कि मुझे बाद में जाके ये सर्च करना है, रेफरेंस लेना है, कमेंट देना है। ऑलराइट, जब आपका वो चैप्टर क्लास में या टॉपिक कंप्लीट हो जाए क्लास में, उसके बाद आपको वापस से वो पूरा पढ़ना है थ्रू बुक से वो पूरा पढ़ लेना है वापस से उसको, क्योंकि अब आपके पास रनिंग नोट्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे देखना है आपको क्या वो आंसर हुए, तो पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड पूरा टॉपिक वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। फिर उसके बाद अब आपको अपने नोट्स बनाने हैं फाइनल वाले, समझना है कि उनको क्या क्या समझा, और आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पाइडर वेब बना सकते हैं उसके बाद, कि आपने जो जो चीज़ समझी उसको स्पाइडर वेब की फॉर्म में कनेक्ट करिए। पूरा आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका सेंट्रल आइडिया क्या था वो लिखिए, फिर सब टॉपिक्स क्या थे उसके वो लिखिए, उनसे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन थी, एक स्पाइडर वेब बनाइए उस टॉपिक का। ऑलराइट, और बाद में चाहे तो आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। आपको ड्यूरिंग द क्लास एक्टिव रहना है, और उसके बाद भी आपको एक बार रीडिंग करने के बाद इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं। या फिर अगर आप अपने नोट्स सिर्फ घर पे बना रहे हैं, टीचर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, तो अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले उसके कीवर्ड्स लिखने हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, अपने पेज को डिवाइड करना है, सबसे ऊपर छोटा सेक्शन एक, इसके अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, आपके क्वेश्चंस लिखने हैं। साइड में एक कॉलम, उसके अंदर आपको रेफरेंस लिखने हैं कि इससे रिलेटेड मुझे कौन से पेज पे जाना है, किस बुक में जाना है, या कोई इंटरनेट पर कोई वर्ड सर्च करना है, या आपका कोई आइडिया कोई कमेंट, तो इस कॉलम में लिखना है। ऑलराइट, और फिर बीच में आपका जो बचा हुआ सेक्शन है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी समरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने समझा उसके बारे में वो पूरा उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन टेक्निक्स को। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है, बस इसके साथ आपको खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। अगेन, जब आप खुद ही उनको नोट्स को बना रहे हैं, जब हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके क्लास में कैसे हुआ तो उसके हिसाब से आपने कैसे नोट्स बनाए थे। लेकिन अगर आप अपने आप ही कर रहे हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया कि पहले आप उस चैप्टर को पढ़ें, क्वेश्चंस बनाएं, फिर उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग लिखें। ऑलराइट, उस बुक को वापस से पढ़ें। ठीक है, वो जो टॉपिक था वापस से उसको पढ़ें, फिर उसका एक स्पाइडर वेब बनाएं, उसकी समरी बनाएं। ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। पहले क्या किया, हमने प्री में कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक दिखे, डिस्कस किए, देखे हमने कि इस टॉपिक में हम चैप्टर में टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। ऑलराइट, उन पॉइंट्स को हमने लिए, उसके बाद उनको पूरे टॉपिक को पढ़ा। ठीक है, फिर पढ़ने के बाद हमने उसके कीवर्ड्स, कुछ की कॉन्सेप्ट्स नोट किए, कुछ रेफरेंसेस नोट किए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर वापस कंप्लीट करने के बाद उसकी समरी को लिखा, फिर वापस से चैप्टर पढ़ा, फिर बाद में एक बार कंप्लीट समझ में आने के बाद उसका स्पाइडर वेब बनाया। ऑलराइट, ये सारे मेथड आपको करने से आपका पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी शुरुआत में आपकी मेहनत लग रही है, लेकिन एक बार ये होने के बाद अब आपको दोबारा इसके रिवीजन की, चैप्टर की ज़रूरत नहीं। आप बस अपना स्पाइडर वेब देखेंगे या अपनी समरी देखेंगे। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ देखनी है, छोटा सा ये फिगर जो आप स्पाइडर वेब की फॉर्म में बनाई है, या फिर आपकी समरी। आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आधा घंटा 1 घंटे का टॉपिक आपका 2 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका रिवीजन कितना इफेक्टिव हो जाएगा। सो लर्नर्स, आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की आपके नोट मेकिंग के बारे में, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पर्सनल नोट बनाएंगे, कैसे उनको अपने हिसाब से रखेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इनको समझें, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें और इनके साथ थोड़ा प्ले करें। देखिए इनकी प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं हर टॉपिक के साथ। पहले पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ टॉपिक वाइज करिए, फिर बाद में पूरा चैप्टर को भी इसी तरह से समराइज करने की कोशिश करिए। एक वक्त के बाद आप इतने फ्लुएंट हो जाएंगे कि पूरा चैप्टर एक पेज के अंदर, पूरे फ्लो चार्ट, एक आपका जो स्पाइडर वेब है उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये ऐसा करते करते, सपोज करिए अभी आप 7th 8th में हैं, ऑलराइट, तो 10th के एग्ज़ाम तक आप कितने परफेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप अभी 7th 8th 10th में हैं तो 12th के एग्ज़ाम के लिए आप कितने परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको पूरा चैप्टर आपके 1 से 2 पेज में आपने कवर कर लिया। एग्ज़ाम रिवीजन के टाइम पे आपको सिर्फ ये 2 पेज लेके जाने हैं पूरे के पूरे चैप्टर के, दैट्स इट।
कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और ये आपके लिए काम करेगा। आपको सबके लिए नोट्स नहीं बनाने हैं। लाइक आई टोल्ड यू, हर एक व्यक्ति के नोट्स अलग होते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो ठीक है, आपको अपने नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। ट्राई करिए, इनको एक्सपेरिमेंट करिए। होपफुली मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हूँगा, आपको कुछ समझ आया होगा। आप इनको एक्सपेरिमेंट करना, उनको समझना, अपनी फीडबैक मुझे देना। लेट मी नो कि आप इनके साथ कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज के सेशन में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, जितने पॉइंट्स डिस्कस किए, उनको आपको समराइज करना है, अपनी जनरल राइटिंग में लिखना है, अपने शब्दों में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एक बार नहीं तो 2 बार इसको देखिए, लेकिन आप इनको पॉइंट्स में लिखिए, समझिए इनको, क्या क्या हमने डिस्कस किया, उनको ध्यान में रखिए कि क्या क्या हमको करना है अपने नोट्स बनाते वक्त। अभी आप अपना जितना टाइम इस चीज़ को दे देंगे समझने में, जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में ये टूल्स आपके वेपन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, मीन्स ऐसा वेपन जो सारे वेपन्स के ऊपर भारी पड़ेगा, सारी स्टडीज़ के ऊपर आपका भारी पड़ेगा। ये आपने जितना रिफाइन कर लिया, जितना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आप उतने ज़्यादा पावरफुल, उतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे करके आप इसके साथ फ्लुएंट होंगे। डे 1 में कुछ नहीं ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए। यही तो टूल्स का मतलब है। टूल्स आपकी चीज़ों को आसान बनाते हैं। हर बार आपको उतना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। एक ही बार आप उसको सीख लेंगे, फिर हमेशा उसको फटाफट यूज कर पाएंगे। आप इसको एक बार फ्लुएंट हो जाइए, इसके साथ फेमिलियर हो जाइए। और भी नए टूल्स अगर होंगे, आई विल ट्राई कि आप तक पहुंचाऊं, या आप खुद भी कोशिश करते रहिए नई नई चीज़ों को समझने की। अपनी लर्निंग को हमेशा बढ़ाते रहिए, कहीं पर रिस्ट्रेन मत करिए कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया, दैट्स इट। नहीं, मेरे बाद भी, मेरे से पहले भी, और उसके और बाद भी, कभी भी आपको हमेशा लाइफ में नई नई चीज़ें सीखते रहना ही है। मैं आज आपको कुछ बताऊंगा, कुछ टाइम बाद मे बी वो उतना रेलेवेंट ना हो आपके लिए, आप इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। सो आप हमेशा लर्निंग के लिए एग्रेसिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए अपनी लर्निंग के लिए, नए नए मेथड्स के लिए और नए एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑल राइट लर्नर्स, सो लर्नर्स, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। सो अब मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगा विद ऑल माई एनर्जीज एंड एंथुजियाज्म एंड विद मोर टूल्स। अब हम बस कुछ ही चीज़ें रह गई हैं इस टॉपिक के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। हम उन छोटी छोटी चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे और फिर ये प्रोग्राम को एंड करेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ग्रेसफुल कि आपने मुझे मौका दिया आपको साथ में ग्रो करने का, आपको कुछ सिखा पाने का, आपकी हेल्प कर पाने का। प्लीज़ आप भी ऐसे ही अपनी हेल्प करिएगा। मैंने आपके साथ काफ़ी ग्रो किया है और मैं भी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। आप भी अपनी जर्नी को ऐसे ही बनाए रखिएगा। सो लर्नर्स, I will see you in the next session. Till then, be careful, be joyful, and keep learning.